नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। चित्तौड़गढ़ में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक फूड पॉइजनिंग से कई लोग बीमार हुए हैं। 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना इलाके का यह पूरा मामला धार्मिक आयोजन के दौरान खाना खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर है। बीमार लोगों को जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। 36 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हुई है। चित्तौड़गढ़ में एक धार्मिक आयोजन में खाना खाना लोगों को महंगा पड़ गया। इस खाने को खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। कुल 36 लोगों की तबीयत बिगड़ी, वे बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग से ये तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें बच्चे, महिलाएं और हर उम्र के लोग शामिल हैं। कुल 36 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फूड पॉइजनिंग से 36 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। बीमार भी खाने में क्या खाया? जो बकरा चाह के थी, मैंने बहुत बार खाऊं पीऊंगी नहीं, अड़े खाती है नहीं जाना। हमारे बंदे भी है जो भी बीमार हुई है। रात का खाना सुबह खाया? हाँ, रात का खाना सुबह खाया। तो वहीं राजस्थान इन्वेस्टर समिट का कल से आगाज होगा। गहलोत सरकार समिट की सफलता को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी सरकार के मंशा पर ही सवाल उठा रही है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार को 4 साल बाद समिट याद आई है। पूनिया ने सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि वे समेटने में जुटी है और भागने की तैयारी कर रही है। की बजाय समेटने में लगी हुई है और भागने में लगी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि खेल भी अभी याद आए, ओलंपिक्स भी, और उसमें बेचारे राजीव गांधी जी का नाम खराब कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की समिट कर रहे हैं 4 साल बाद सुधाई। पहले जो किया उसमें कितना का हासिल किया ये बता दें कि राजस्थान की इस अस्थिरता को देखते हुए सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए का पहले ही निवेश वापस जा चुका। सिर्फ वो बाहर से लोग आएंगे, उनकी मेहमान नवाजी होगी, अच्छा खाना खिलाएंगे और आश्वासन देकर जाएंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता उद्योगपति यहाँ राजस्थान के अंदर 5 रुपए का भी निवेश करेगा। उधर अजमेर जिले के ब्यावर पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में अपराध बेलगाम हो गया है। करीब 8 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें 6,000 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। बेरोजगारी 32% तक पहुंच गई है। पूनिया ने कहा कि जनता 2023 में कांग्रेस को करारा जवाब देगी। में सबसे ज्यादा अपराध हुए 7,97,000 मुकदमे, 6,337 अपराध बलात्कार की घटनाएं, और उसमें भी 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं प्रतिदिन। ये वानगी है। किसान कर्जा माफी को त्रस्त है, नौजवान नौकरी के लिए त्रस्त है, 32% बेरोजगारी, और विरासत में जो हर 12 किलोमीटर भ्रष्टाचार की जो वानगी है, ये इस सरकार ने राजस्थान की जनता को दी है। लेकिन उससे आगे जो अस्थिरता है लोकतंत्र में, सरकार की स्थिरता ये शासन पर प्रभाव डालती है। राजस्थान की अराजकता की दोषी है तो कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह और अंतर्द्वंद है। उनका घर का झगड़ा बेशक होगा, लेकिन उसने राजस्थान की जनता के साथ ठगी की है। तो वहीं बीजेपी ने गहलोत सरकार के मंत्री विधायकों के इस्तीफों को सियासी पाखंड करार दिया है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जब इस्तीफे दे ही दिए गए हैं तो उस पर अभी तक फैसला क्यों नहीं किया जा रहा। इस पर कांग्रेस पार्टी के साथ विधानसभा अध्यक्ष को भी प्रदेश की जनता को हकीकत बतानी चाहिए। पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार प्रदेश की जनता का भरोसा खो चुकी है। प्रदेश राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं दुनिया की सबसे ऊंची मानी जाने वाली शिव प्रतिमा का कथामय लोकार्पण होने जा रहा है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में तत्पदम उपवन संस्थान की ओर से ये प्रतिमा का निर्माण किया गया है। 369 फीट ऊंची प्रतिमा का अब लोकार्पण होने जा रहा है। इस प्रतिमा को विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। रामकथा के दौरान 3 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसमें कवि सम्मेलन, हंसराज रघुवंशी, सिद्धार्थ रांडोदिया और अन्य लोग अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे।
संत कृपा सनातन संस्थान के संरक्षक मदन पालीवाल ने जानकारी दी कि 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू रामकथा का कथामय लोकार्पण करेंगे। रामकथा में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। उनके रहने, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं की भी तैयारी की जा रही है। करेंगे जिनका भाव होगा, जो आना चाहेंगे तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म इसीलिए हम लोगों को एक सार्वजनिक स्थान नहीं बनाया, इसको मेंटेन करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा रख रखाव के लिए तो यहाँ इसकी एक टिकटिंग प्रणाली होगी अंदर आने के लिए, और सवेरे से शाम तक आदमी यहाँ 4-5 घंटे 8 घंटे बिता सके, इतनी भी सुविधाएं, खेल कूद की व्यवस्था है, फूड कोर्ट वगैरह। तो आखिरकार ये दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बताई जा रही है, जिसका अब कथा में लोकार्पण होने जा रहा है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में ये तत्पदम उपवन संस्था की ओर से इस प्रतिमा का निर्माण करवाया गया है। 369 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसका अब लोकार्पण होगा और 3 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, रामकथा होगी और इस दौरान कवि सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। और वहीं कार्यक्रमों में हंसराज रघुवंशी और सिद्धार्थ रांदोडिया अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां यहां पर देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कथावाचक मुरारी बापू यहां पर कथा में लोकार्पण करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई में बच्चा चोरी के शक में भीड़ का शिकार बने 3 कथित साधुओं के परिवार वालों में इस घटना को लेकर रोष है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ के रहने वाले 3 कथित साधुओं को बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने जमकर पीटा। तीनों की पिटाई के वायरल वीडियो को देखकर एक युवक की मां बेहोश हो गई। तीनों युवकों के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्हें सुरक्षित अलवर लाने की प्रशासन से गुहार लगाई है। वहीं पुलिस का दावा है कि गोविंदगढ़ के रहने वाले ये तीनों शख्स, जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। आपको बता दें कि बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने गोविंदगढ़ के रहने वाले 3 साधु का वेश धरे हुए युवकों की पिटाई की है। भिलाई में जमकर पिटाई की। भीड़ ने लात, घूंसों, डंडों से इन तीनों युवकों को जमकर मारा है, जिन्होंने भगवा कपड़े पहन रखे थे और साधु के वेश में थे। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं बुरी तरह से। परिवार वालों का यह कहना है कि ये तीनों पत्थर के नग बेचने का पुश्तैनी काम करते थे और इसी सिलसिले में वे छत्तीसगढ़ के भिलाई गए थे, जहां भीड़ ने उन्हें बच्चा चोर समझ करके बुरी तरह से पीटा है। आंटी जी, इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि ये बच्चा चोरी करते हैं। बेटा जो आरोप लगे हैं, हमारा तो जो भाई का छोरा ना, ये तो बेचारा बहुत शीतल है। अब आप क्या न्याय चाहते हैं आप प्रशासन से? अब यही करना चाहते हैं कि वहाँ पे इनका कोई ना कोई मतलब पुलिस वाले भी, मतलब एसपी भी जनता को मतलब उनकी मतलब कार्रवाई करो। ऐसे ये पूरी पब्लिक की कार्रवाई करो। उन्होंने बहुत मारने की कोशिश करा उनके साथ में। गोविंदगढ़ के निवासी हैं, उनका हमने आपराधिक रिकॉर्ड देखा था, तो यहाँ हमारे गोविंदगढ़ थाने में उनके खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। गोविंदगढ़ के उधर चूरू शहर में 23 अगस्त की चोरी की घटना को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बांसवाड़ा से गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि चोरों की इस गैंग का मुख्य सरगना हरीश कुमार नाम का एक शातिर चोर है। इसके खिलाफ उत्तरी भारत के कई राज्यों में 42 से ज्यादा मुकदमे हैं। चोरी की घटना के 2 दिन पहले गैंग का सरगना हरीश, सुनील और एक अन्य शख्स को साथ लेकर के चूरू पहुंचा था। रेलवे स्टेशन के पास होटल में ये रुके। अगले दिन बाजार में जाकर रैकी की, मोबाइल और नए कपड़े खरीदे। पुलिस ने बताया कि शातिर चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर सुबह सीकर जाने वाली ट्रेन से रवाना हो गए। सीकर से अजमेर होते हुए आरोपी मध्य प्रदेश के मंदसौर के पास स्थित जाबरा गए। बहरहाल पुलिस आरोपी से बाकी साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। जिसमें बांसवाड़ा से 3 जो युवक थे वो यहाँ चोरी के इरादे से आए थे और 3 दुकानों के ताले तोड़े, चोरी की। उनमें से एक युवक को बांसवाड़ा दस्तियाब करके यहाँ लाया गया, उसको गिरफ्तार किया गया और उसका 2 दिन का पीसी लिया गया है और जो आईओ है उसके द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली बीवीजी कंपनी ने करीब 600 करोड़ का नोटिस थमाया है।
जून महीने में ही बीबीजी से नगर निगम ग्रेटर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया था, लेकिन भुगतान को लेकर निगम ग्रेटर और बीबीजी में खींचतान की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि जो भुगतान बीबीजी को करना था वो नगर निगम ग्रेटर की ओर से नहीं किया गया। ये मामला कोर्ट भी पहुंचा, साथ ही कंपनी मामले को आर्बिट्रेशन में भी लेकर गई। इससे पहले निगम को 597 करोड़ रुपए के बकाया का नोटिस भेजा गया। नगर निगम से बीबीजी को हटाने के बाद से निगम जोन स्तर पर सफाई व्यवस्था करवा रहा है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए किराए पर ऊपर लेने के साथ ही नई कंपनी के साथ करार किया जा चुका है। और अब बात करते हैं द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट की, जो इन दिनों जयपुर के लोगों के लिए बीमारी की वजह बन रहा है। खास बात यह है कि इस पर 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसकी बदहाली की तस्वीर सुधरने के बदले अब लगातार बिगड़ती जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के काम पर लग गया ब्रेक। टाटा ने द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस किया बंद। जयपुर के लोगों के लिए टूटा रिवर फ्रंट का सपना। खूबसूरत रिवर फ्रंट का सपना टूट चुका है। द्रव्यवती नदी की ये तस्वीर उसी टूटे हुए सपने की कहानी बयां कर रही है। आप ये जो मेरे पीछे की ओर तस्वीरें देख रहे हैं, किसी कचरा डंपिंग यार्ड की नहीं है। ये तस्वीरें हैं द्रव्यवती रिवर फ्रंट की। तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया द्रव्यवती रिवर फ्रंट अब पूरा गंदे नाले में तब्दील हो चुका है। टाटा ग्रुप्स ने जो द्रव्यवती रिवर का जो मेंटेनेंस का काम है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इस पूरे रिवर फ्रंट के अंदर जगह जगह गंदगी जम चुकी है। सीवरेज का जो डायरेक्ट जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है, जबकि एसटीपी का ट्रीटेड पानी इसमें छोड़ा जाना था। मेंटेनेंस के अभाव के अंदर पूरा इलाका दुर्गंध से महक रहा है, जिससे यहाँ के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं वो मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। दरअसल जयपुर के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट का काम करने वाली कंपनी टाटा ग्रुप ने प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस का काम बंद कर दिया है। सूत्रों की माने तो कंपनी की मांग थी कि जेडीए इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल मेंटेनेंस शुरू करे, लेकिन जेडीए इसे तब तक शुरू नहीं करना चाहता था जब तक कि कंपनी प्रोजेक्ट का फाइनल वर्क पूरा नहीं कर लेती। इतना ही नहीं, टाटा की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए बकाया 110 करोड़ रुपए की भी मांग की जा रही है, जिसे लेकर जेडीए की ओर से कहा गया कि जितना काम हुआ है उतने का भुगतान हो चुका है। आपको बता दें कि 2016 में द्रव्यवती रिवर फ्रंट बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया। 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का काम 2018 में ही खत्म हो जाना था, लेकिन डेडलाइन के 4 साल बीत जाने के बाद भी इसका काम अधूरा पड़ा है। साथ ही द्रव्यवती नदी की सेहत को और बिगाड़ने के लिए इसमें रोजाना करीब 12 लाख लीटर सीवरेज का पानी सीधे छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ये नदी नाले में तब्दील हो चुकी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। राजधानी जयपुर में आबकारी विभाग ने नेशनल हाईवे 8 पर ड्यूटी अनपेड इंपोर्टेड शराब की तस्करी के मामले का खुलासा किया है। हरियाणा और दिल्ली से ड्यूटी अनपेड इंपोर्टेड शराब की तस्करी कर 7 कार्टन शराब को जयपुर लाया जा रहा था। इसी दौरान ये शराब पकड़ी गई है। वहीं अलवर के उद्योगनगर थाना इलाके में एक गांव में एक महिला मजदूर के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, इसका वीडियो बनाकर के ब्लैकमेल कर बार बार दुष्कर्म करने के आरोप है। इसे लेकर के जब उद्योगनगर थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इस महिला की ओर से पीड़िता ने उद्योगनगर थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने अब एसपी से गुहार लगाई है। और साथ ही यह आरोप है उद्योगनगर थाना पुलिस पर कि एक आरोपी को नाबालिग बता करके पुलिस ने छोड़ दिया। अब पीड़िता ने एसपी दफ्तर पहुंच करके एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वीडियो बना ली उन्होंने,
फिर वीडियो बना के मेरे से बोल रहे वीडियो बना ली मैंने, हमने तेरी घर पे नहीं बताओगी तो हम पूरे सब में फैला देंगे तुम्हारी वीडियो। सर मैं डर के मारे नहीं बता पाई। फिर सर मेरे को 25 तारीख के फिर साथ में इन्होंने फिर वो जबरदस्ती की मेरे साथ गंदा काम। कौन कौन लोग हैं? मनीष से सर भागचंद है दोनों। उधर जिले के नगर परिषद में एक नया विवाद सामने आ चुका है, जहां पर सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उपसभापति सुल्तान सिंह देवड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव को अपना इस्तीफा देकर बाड़मेर कांग्रेस में नया विवाद अब शुरू हो गया है। सुल्तान सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सभापति कोई भी हस्ताक्षर बिना रिश्वत के नहीं करते और नगर परिषद कार्मिक भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहीं विधायक मेवाराम जैन ने आरोपी की जांच करवाने की आरोपों की बात कही है। खेल में आदरणीय मेरे भाई साहब सभापति जी है, जो नीचे कुछ दलाल पकड़े हुए हैं, उनके मार्फत से या पैसे ले रहे हैं, बिना पैसे साइन नहीं कर रहे हैं। इस कारण से मैं घुटन महसूस कर रहा था। पहले आए थे, इस्तीफा भी दिया है और सभापति पर गंभीर आरोप लगाए, रिश्वत के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप। इसकी जांच करेंगे, बकायदा जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच करनी चाहिए, करेंगे। आज सुल्तान सिंह जी देवड़ा जो उपसभापति नगर परिषद बाड़मेर है, वो आए थे और उन्होंने कहा मैं निजी कारणों से मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। इस संबंध में उन्होंने मुझे एक पत्र जो है वो दिया है और इसकी जांच करा के जो भी नियमानुसार कार्रवाई है इसमें प्रोविजंस को देख के उस हिसाब से करेंगे। तो वहीं प्रदेश से मानसून विदा हो चुका है, बावजूद इसके एक बार फिर से बारिश होने की संभावनाएं बढ़ गई है। प्रदेश में 2 अलग अलग सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं। इसके साथ ही कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। भागों में अगले 3-4 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में अगले 3-4 दिनों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तीव्र मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इस सिस्टम का असर पश्चिमी राजस्थान में 7, 8 और 9 अक्टूबर को भी देखने को मिलेगा, यानी बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में भी 8 से 9 अक्टूबर के दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। उधर ईशा अंबानी ने आज मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कला के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र यानी कि MACC खोलने की घोषणा की है। ईशा अंबानी ने अपनी मां नीता अंबानी को समर्पित किया है। इसे NMACC जियो वर्ल्ड सेंटर में 31 मार्च 2023 को लॉन्च होगा। यह देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सम्मेलन केंद्र होगा। 3 मंजिला इस इमारत में परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ साथ दृश्य कलाओं के लिए जगह उपलब्ध होगी। इसमें द ग्रैंड थिएटर, द स्टूडियो थिएटर और द क्यूब भी शामिल हैं। इसे आधुनिकतम तकनीक से बनाया गया है, जहां पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के लिए आर्ट हाउस भी लॉन्च होगा। इस मौके पर ईशा अंबानी ने कहा है कि नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र एक जगह से कहीं ज्यादा ये कला, संस्कृति और भारत के लिए मेरी मां के पैशन का परिणाम है। मेरी मां ने हमेशा एक ऐसा मंच बनाने का सपना देखा जो दर्शकों और कलाकारों के लिए हो, जिससे भारत की कला और संस्कृति दुनिया के सामने आए। लॉन्चिंग वाले दिन यानी 31 मार्च 2023 से 3 दिन तक यहां पर कई तरह के कार्यक्रम होंगे, जिनमें नाटक, प्रदर्शनी, नृत्य, संगीत जैसे कई कार्यक्रम शामिल होंगे। उधर बीकानेर के कोटगेट थाना इलाके में आयोजित हुए गरबा डांडिया कार्यक्रम के दौरान एक युवक को कुछ लोगों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गोद दिया। इसके बाद वो अस्पताल में लगातार मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में पिछले 6 दिन से बेड पर मौत से जूझ रहे जिस युवक की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने छेड़छाड़ का विरोध किया था। इसके बाद इसको चाकू से गोद दिया गया। अब पिछले 6 दिन से ये अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है और परिवार परेशानियों से। हम आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। सब कुछ सामान्य से दिख रहे इस वीडियो में पूरी कहानी छिपी है, बस आप इसे ध्यान से देखिए। गरबा का कार्यक्रम है और सभी डांस कर रहे हैं। कार्यक्रम में लड़के, लड़कियां और महिलाएं सभी शामिल हैं। सभी लोग डांडिया का लुत्फ उठा रहे हैं।
लोगों की गरबा कार्यक्रम में भीड़ भी दिख रही है, लेकिन अचानक वीडियो में कुछ हलचल दिखती है और कुछ लोग मारपीट करते देखे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सफेद शर्ट पहने एक व्यक्ति सामने से कुछ लोगों को समझा रहा है और सामने वाले धमकी देते नजर आ रहे हैं और यहीं से शुरू होती है इनके खतरनाक मंसूबों की साजिश। वीडियो खत्म होते होते सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है, लेकिन रह जाती है तो आपसी रंजिश। वीडियो में सफेद शर्ट पहने जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये वही मधुसूदन है जो अस्पताल में मौत से पिछले 6 दिन से जंग लड़ रहा है और इसका गुनाह है कि इसने गरबा कार्यक्रम में छेड़छाड़ कर रहे युवकों का विरोध किया था। बच्चे डांडिया प्रोग्राम देखने की वजह से इसके 3, 4, 5 मित्र भी इसके साथ थे, उनकी बहनें और भी थी साथ में। ये प्रोग्राम देखने के 5 डांडिया प्रोग्राम में उन लड़कों ने लड़कियों से छेड़छाड़ की। इसने मना किया, 2-3 बार मना किया। इसने मना किया तो उन्होंने ऐतराज उठाया कि तेरे को बाहर आजा, देख लेंगे। दरअसल बीकानेर के कोट गेट थाना क्षेत्र में आयोजित हुए गरबा डांडिया कार्यक्रम के दौरान कुछ युवक लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसका मधुसूदन ने विरोध किया और युवकों को समझाया, जिसके बाद रेलवे ग्राउंड के बाहर समीर, शाहरक और जुबैर ने मधुसूदन को ताबड़तोड़ चाकू से गोद दिया। एक समीर नाडसा, एक इसमें है आपका शाहरुख और एक जुबैर, 3 तो नामजद और 2 अन्य के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया। इसमें हमने अभी तक एक नामजद अभियुक्त समीर नाडसा को गिरफ्तार कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।